नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास काली हवेली। पहले इग्निशन ऑन करने पर इंजन में घरघराहट तो होती थी, लेकिन अब वह भी बंद हो गई थी। सुनील कुछ क्षण रुका, फिर उसने चोक दबाई, झटके से इग्निशन ऑन किया और फिर एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया। नतीजा कुछ भी नहीं निकला। परेशान होकर सुनील ने इग्निशन बंद कर दिया। गहरी परेशानी की हालत में उसने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का एक पैकेट निकाला। उसने उसमें से एक सिगरेट निकालकर होठों में लगा लिया और पैकेट बंद करके जेब में डाल लिया। उसने माचिस निकाल ली और उसमें से एक तिल्ली निकालकर उसे माचिस के किनारे पर लगे फास्फोरस पर रगड़कर सुलगाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन माचिस नहीं जली। गंदे बरसाती मौसम का असर माचिस पर भी प्रकट हो रहा था। माचिस सिली हुई थी। सुनील ने जेब से अपनी हथेली को माचिस के फास्फोरस वाले भाग पर रगड़ा और फिर उसने बड़े सधे हुए कोण से माचिस की तिल्ली को उस स्थान पर मारा। तिल्ली जल गई। उसने सिगरेट सुलगा लिया और एक साथ 4-5 लंबे लंबे कश ले डाले। उसने पानी की बौछार से धुंधलाए हुए कार के शीशों में से बाहर झांका। मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची जमीन में बारिश की मार सहने की शक्ति नहीं थी। परिणाम स्वरूप गांव के बीच में से गुजरकर देवगाम की ओर जाने वाली सड़क दलदल का ढेर बनकर रह गई थी। सड़क के बीच का थोड़ा सा भाग पक्का था, लेकिन उस पर भी इस समय 1-1 फुट पानी तैर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक ट्रक को रास्ता देने के लिए सुनील को अपनी कार सड़क से उतारनी पड़ी थी और उसका परिणाम वह अब भुगत रहा था। बाईं ओर के दोनों पहिए पूरी तरह दलदल में धंस गए थे। पूरे 5 मिनटों से सुनील गाड़ी को स्टार्ट करके दलदल में से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन पहले तो पहिए हिलते ही नहीं थे और फिर थोड़ी देर बाद हिले थे तो अपने स्थान पर घूमकर रह जाते थे और अब इंजन भी चालू नहीं हो रहा था। सड़क के आसपास बनी गांव की कच्ची दुकानों के खपरेलों वाले बरामदों में गांव के लोग बैठे बीड़ी पी रहे थे और बड़े निर्लिप्त भाव से सुनील की गाड़ी का तमाशा देख रहे थे। गांव के कुछ नंग धड़ंग बच्चे बरसात में भीगते हुए कार के थोड़ी दूर झुंड बनाए खड़े थे और कौतूहलपूर्ण नेत्रों से कार की दिशा में देख रहे थे। सुनील ने आसमान की ओर झांका। आसमान स्लेट की तरह काला दिखाई दे रहा था। शाम के 4 बजे ही यूं लग रहा था जैसे रात होने वाली हो। बारिश रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। सुनील ने कार का द्वार खोला। हवा के एक झोंके के साथ पानी की बौछार आई और सुनील को ऊपर से नीचे तक तर कर गई। वह जल्दी से कार से बाहर निकल आया और सड़क पर फैले हुए घुटने घुटने पानी में आ खड़ा हुआ। उसने भड़ाक से कार का द्वार बंद किया और फिर दुकानों की ओर भागा। कार में और सामने की दुकान के बरामदे में केवल 10 कदम का फासला था, लेकिन उतना रास्ता तय करने में ही सुनील इस कदर भीग गया जैसे समुद्र में डुबकी लगा कर आया हो। बरामदे में आकर सुनील अपने कपड़े निचोड़ने का प्रयत्न करने लगा। उसकी पैंट का घुटनों से नीचे का भाग और जूते कीचड़ से सन गए थे। बरामदे में बैठे 3-4 गांव वालों ने एक उड़ती सी दृष्टि उसकी ओर डाली और फिर बीड़ी पीने में मग्न हो गए। बहुत पानी बरस रहा है, सुनील बड़बड़ाया। किसी ने उत्तर देने का उपक्रम नहीं किया। ओ भैया जी, सुनील उन लोगों की ओर मुंह करके बोला, जरा इन बच्चों से कहो गाड़ी में धक्का लगवा दें। धक्का लगवाने से कुछ होने का नहीं है साहब, गांव वालों के पीछे बैठे एक तहमत और बनियानधारी आदमी ने उत्तर दिया। गाड़ी के इंजन में पानी भर गया है। इतनी देर में तो बैटरी भीग के कबाड़ हो चुकी होगी। धक्का लगाने से गाड़ी दलदल से बाहर भले ही निकल आए, लेकिन चालू फिर भी नहीं होगी। मारे गए, सुनील बड़बड़ाया। ऐसे गंदे मौसम में इधर कहाँ जा रहे थे साहब? तहमत वाले ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर से कहा। देवगांव, सुनील ने उत्तर दिया। हवेली में जा रहे होंगे, तुम्हें कैसे मालूम? वह हैरानी से बोला। अजी साहब, तहमत वाला लापरवाही से बोला, आप जैसा जेंटलमैन आदमी देवगांव में और कहाँ जाएगा? ठाकुर जोरावर सिंह से कोई काम होगा या फिर आप उनके रिश्तेदार होंगे। सुनील चुप हो गया। तहमत वाला भी फिर नहीं बोला। यहाँ कोई गाड़ी ठीक कर सकता है? सुनील ने तहमत वाले से पूछा।
मैं ठीक कर सकता हूँ, तहमद वाले ने उत्तर दिया। लेकिन आपकी गाड़ी में कोई खराबी थोड़ी ही है साहब। आपकी गाड़ी की तो बैटरी भीग गई है और इंजन ठंडा पड़ गया है। बारिश बंद होने से पहले तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सुनील ने आकाश की ओर झांका और बोला, बारिश तो आज की तारीख में बंद होती नहीं मालूम होती। हाँ साहब, तहमद वाले ने अनुमोदन किया। 3-4 घंटे तो पानी बरसेगा ही। अभी देवगाम यहाँ से कितनी दूर है? 11 मील। वहाँ पहुँचने का कोई तरीका नहीं हो सकता क्या? तहमद वाले ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है कोई सवारी नहीं मिल सकती क्या? मैं टेम्पो चलाता हूँ, तहमद वाला बोला। मेरा भाई टेम्पो लेकर शहर गया हुआ है। अगर वह लौट आया तो मैं आपको देवगाम छोड़ आऊँगा। तहमद वाला एक क्षण रुका और फिर बोला, 20 रुपये में। तुम्हारा भाई कब लौटेगा? मालूम नहीं। अगर बारिश न हो रही होती तो 6-7 बजे तक आ जाता, और अब शायद 1.5-2 घंटे और देर से आए। लेकिन मैं तो अंधेरा होने से पहले हवेली पहुंचना चाहता हूं। यह तो नामुमकिन है। सुनील के मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। कहाँ फंस गया वह? शाम को 7 बजे के करीब यहाँ से एक बस गुजरती है, तहमद वाला थोड़ी देर बाद बोला, जो आपको देवगाम से 1 मील उधर उतार देगी। वहां से आप पैदल चले जाना। सुनील तनिक आशान्वित हो उठा। बात सुनो, सुनील तहमद वाले से बोला। हाँ साहब, अगर मैं बस से देवगाम चला जाऊं तो तुम मेरी गाड़ी का ध्यान रखोगे? रखूंगा साहब, वह बोला। अगर? तुम्हारी अगर का मैं इंतज़ाम कर दूंगा। सुनील उसका इशारा समझता हुआ बोला। आप गाड़ी मेरे सुपुर्द कर जाइए साहब, तहमद वाला बोला। कल आपको आपकी गाड़ी एकदम ओके बाय बाय मिलेगी। ठीक है, सुनील बोला, और उसने अपनी जेब में से एक 10 रुपये का नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। रुपये तहमद वाले की जेब में पहुंचने की देर थी कि जैसे उसे चाबी लग गई। वह लपक कर उठा और बगल की दुकान से एक स्टूल उठा लाया। बैठो साहब, वह हाथ से स्टूल साफ करता हुआ बोला। सुनील बैठ गया। चाय लाऊं? तहमद वाला बोला। कहाँ से? नुक्कड़ पर दुकान है, ले आओ। तहमद वाले ने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। सुनील ने उसे 1 रुपये का नोट दिया और बोला, एक सूखी माचिस भी लाना। अच्छा साहब, और सुनो। हाँ साहब, तुम्हारा नाम क्या है? गफूर। अच्छा। तहमद वाला दुकानों के बरामदे फांदता हुआ दृष्टि से ओझल हो गया। पानी अभी भी पूरी तेजी से बरस रहा था। रात को लगभग 8:30 बजे सुनील देवगाम पहुंचा। खटारा सी बस ने उसे देवगाम से 1 मील दूर देवगाम की ओर आने वाली सड़क के मोड़ पर उतार दिया था, और वहां से सुनील बारिश में भीगता हुआ पैदल चलकर देवगाम तक पहुंचा था। बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी में परिवर्तित हो चुकी थी, लेकिन किसी भी क्षण उसके फिर तेज हो जाने के आसार दिखाई दे रहे थे। सुनील ने अपना एयरबैग दाएं कंधे से बाएं कंधे पर पहुंचाया और समुद्र के किनारे की ओर चल दिया। जेटी के समीप आकर वह रुक गया। ठाकुर जोरावर सिंह की हवेली समुद्र के किनारे से लगभग आधा मील दूर एक समुद्र के बीच में से फिर उठाए धरती के एक काले पथरीले टुकड़े पर बनी हुई थी। सुनील ने सुना था कि हवेली कम से कम 400 साल पुरानी थी और एक किले जैसी विशाल थी। समय की मार से हवेली के परकोटे के पत्थर काले पड़ गए थे, इसलिए देवगाम और आसपास के गांव में वह काली हवेली के नाम से प्रसिद्ध थी। काले बरसाती बादलों की पृष्ठभूमि में हवेली की स्थिति का पता लगा पाना कठिन था। काली हवेली का विशाल आकार काले समुद्र पर छाया हुआ स्वयं एक बादल का टुकड़ा मालूम होता था। सुनील अपने वकील मित्र मिस्टर चटर्जी के आग्रह पर ठाकुर जोरावर सिंह से मिलने जा रहा था। चटर्जी एंड मुखर्जी नाम की वकीलों की फर्म के सीनियर पार्टनर चटर्जी एक लगभग 45 वर्ष के आदमी थे और सुनील के अच्छे मित्रों में से थे। सुनील उनका बहुत आदर करता था और कभी उनकी प्रार्थना को टाल नहीं पाता था। चटर्जी ने कहा था कि उन्होंने टेलीग्राम द्वारा हवेली में सुनील के आगमन की सूचना भिजवा दी है और शाम को ठाकुर जोरावर सिंह की मोटर बोट सुनील को देवगाम से हवेली में ले जाएगी। अगर रास्ते में गाड़ी न बिगड़ गई होती तो सुनील 5 बजे देवगाम पहुंच गया होता, लेकिन अब सुनील 3.5 घंटे लेट पहुंचा था। उसे जेटी पर कहीं मोटर बोट दिखाई नहीं दी। शायद मोटर बोट उसकी प्रतीक्षा करने के बाद लौट गई है
सुनील ने सोचा। उसने एक सरसरी दृष्टि हवेली की दिशा में डाली और फिर वापस गांव की ओर लौट पड़ा। देवगाम राजनगर से लगभग 100 मील दूर स्थित समुद्र के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां अधिकतर मछुआरों की आबादी थी। मछली पकड़ना यहाँ का अच्छा खासा उद्योग था, जिसके कारण वहाँ एक छोटी सी मछलियों को हवाबंद डिब्बों में बंद करने वाली फैक्ट्री भी स्थापित हो गई थी। गांव के पक्के मकानों वगैरह की हालत देखकर लगता था कि मछली उद्योग के कारण यहाँ के मछुआरे भी काफ़ी संपन्न थे। सुनील गांव के बाजार में आ गया। एक पक्की 2 मंजिली इमारत में से प्रकाश की किरणें फूट रही थी और भीतर से रह रहकर मर्दाने गलों से निकलते हुए जर्जर ठाकों की आवाज़ बाहर आ रही थी। इमारत के अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, हिंदुस्तान होटल। यहाँ खाना हर वक्त तैयार मिलता है। यात्रियों के ठहरने का उत्तम प्रबंध है। सुनील हिंदुस्तान होटल में घुस गया। भीतर लकड़ी की मेजों के सामने 15-16 आदमी बैठे हुए थे। सूरज शक्ल से सभी मछुआरे लगते थे और अधिकतर लोग 4 खाने की तहमदे और धारीदार बनियाने पहने हुए थे। लगभग सभी लोग देशी शराब पी रहे थे। एक और एक लंबा सा खुरदुरी लकड़ी का टूटा फूटा काउंटर लगा हुआ था, जिसके पीछे एक लगभग 50 साल का बाबू बैठा था। बूढ़ा शक्ल सूरत से गुआनीज लगता था। उसके बगल में एक लगभग 20 साल की लड़की स्कर्ट और टाइट ब्लाउज पहने हुई थी। काउंटर के सामने एक स्टूल पर एक लंबा चौड़ा देव जैसा आदमी बैठा था। वह खुले कॉलर की चेक की कमीज और काले रंग की पतलून पहने हुए था। उसके सामने एक शराब का भरा हुआ गिलास रखा था। वह रह रहकर ललचाई नजरों से लड़की की ओर देखता, जिसके उत्तर में लड़की भी एक अश्लील सी हंसी हंस देती थी। सुनील पर दृष्टि पड़ते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। सुनील काउंटर से थोड़ी ही दूरी पर पड़ी एक खाली मेज पर जा बैठा। उसने अपना एयरबैग बगल की कुर्सी पर रख दिया और प्रतीक्षा करने लगा। सबकी दृष्टि फिरकने की तरह फिर उस ओर घूम गई। बूढ़ा गुआनी काउंटर के पीछे की ओर से निकला और लपक कर सुनील के पास पहुंचा। यस सर, यस सर, वह विनयपूर्वक स्वर में बोला। खाना, सुनील भावहीन स्वर से बोला। यस सर, वह बोला और उसने जोर से आवाज़ लगाई। छोकरे, एक गंदा सा लड़का गुआनी के समीप आ खड़ा हुआ। साहब के लिए एकदम हाई क्लास खाना लाओ, गुआनी अधिकारपूर्ण स्वर से बोला। छोकरा उल्टे पांव वापस चला गया। एनीथिंग मोर सर? गुआनी फिर सुनील की ओर आकर्षित हुआ। मुझे रात को ठहरने के लिए जगह चाहिए, सुनील बोला। तुम इधर ठहरेगा साहब? गुआनी हैरानी से बोला। हाँ, सिर्फ आज की रात, सुनील बोला। सुबह होते ही ठाकुर जोरावर सिंह की हवेली में चला जाऊंगा। हवेली का जिक्र आते ही आसपास की मेजों पर बैठे हुए कई आदमियों के कान खड़े हो गए। वे खाना पीना छोड़कर सुनील की ओर देखने लगे। काउंटर पर बैठा देव जैसा आदमी भी घूमकर सुनील की ओर देखने लगा। ठाकुर की हवेली में जाने का है सर? गुआनी संदिग्ध स्वर से बोला। हाँ, ठाकुर के रिश्तेदार हैं आप? नहीं, कस्टम का आदमी मालूम होता है, कोई फुसफुसाया। सुनील ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन सभी लोग सुनील को ही देख रहे थे, इसलिए उसे यह मालूम नहीं हो पाया कि बात किसके मुंह से निकली थी। काउंटर पर बैठा देव जैसा आदमी भी बड़ी पैनी दृष्टि से सुनील को देख रहा था। सुनील की दृष्टि हॉल में से घूमकर फिर बूढ़े गुआनी पर आ टिकी। मैं कस्टम का आदमी नहीं हूँ, सुनील बोला। यस सर, यस सर, गुआनी जल्दी से बोला। और अगर आप कस्टम के आदमी हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? सुनील चुप रहा। आप हवेली में किसी काम से जा रहे हैं साहब? गुआनी ने यूं सहज स्वर से प्रश्न किया, जैसे कि उत्तर उसके लिए कतई महत्व न रखता हो। हॉल में बैठे हर आदमी के कान सुनील का उत्तर सुनने के लिए खड़े हो गए। मैं इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि हूँ, सुनील तनिक उच्च स्वर से बोला। ठाकुर जोरावर सिंह ने अपने जीवन का बीमा करवाया हुआ है। उनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। इस विषय में उन्हें सूचना देने आया हूँ। ओह, गुआनी एक गहरी सांस लेकर बोला। लेकिन आप बड़ी देर में आए साहब। घर से मैं उचित समय पर पहुंचने के लिए ही चला था, लेकिन रास्ते में मेरी कार बिगड़ गई थी और मुझे बस पर चढ़कर आना पड़ा था, इसलिए देर हो गई है। फिर तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी,
गुवानी सहानुभूतिपूर्ण स्वर से बोला। मैंने तुम्हें रात को रहने की जगह के लिए पूछा था। सुनील बोला। यस सर। यस सर क्या? मुझे आज की रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। गुवानी की दृष्टि एक क्षण के लिए काउंटर पर बैठे देव जैसे आदमी से मिली और फिर जल्दी ही काउंटर के पीछे खड़ी स्कर्ट वाली लड़की से उचटती हुई सुनील पर आ टिकी। जगह तो नहीं है साहब, वह विनयपूर्ण स्वर से बोला। जगह नहीं है? सुनील हैरानी से बोला। और बाहर जो तुमने इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का उत्तम प्रबंध है, यह है? साहब, जगह नहीं है से मेरा मतलब है खाली जगह नहीं है। मेरे पास 3 कमरे हैं और तीनों में इस वक्त यात्री ठहरे हुए हैं। यात्री? कैसे यात्री? शहर से आए हुए बड़े लोग। क्या कह रहे हो? सुनील अविश्वासपूर्ण स्वर से बोला। इस गंदे मौसम में शहर के लोग भला यहाँ क्या करने आएंगे? देवगाम क्या कोई ऐतिहासिक महत्व की जगह है या पिकनिक प्लेस है? या शायद आपको मालूम नहीं है कि देवगाम से थोड़ी ही दूर एक झरना है जो बरसात के मौसम में ही चलता है और उसके पानी में ऐसी करामात है कि उसमें नहाने से चमड़ी के गंदे से गंदे रोग दूर हो सकते हैं। देखो, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे कोई चमड़ी का रोग नहीं है। मैं तो केवल आज की रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो बड़ी आसानी से मुझे जगह दे सकते हो। मैं मजबूर हूँ साहब। मैं मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। पैसे का सवाल नहीं है साहब, मेरी मजबूरी है, जगह है ही नहीं। तो फिर अब इस समय इस गंदे मौसम में मैं कहाँ जाऊँ? सुनील समझा कर बोला। जहाँ से आप आए हैं। गुवानी सरल स्वर से बोला। क्या मतलब? मेरा मतलब जहाँ से आप आए हैं आप वहीं वापस चले जाइए। यह कैसे मुमकिन है? आया तो मैं राजनगर से हूँ जो यहाँ से 100 मील दूर है। मुमकिन है साहब, गुवानी बोला। यहाँ से 7-8 मील दूर एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से रात के 12:30 बजे के करीब राजनगर को जाने वाली एक रेलगाड़ी गुजरती है। मैं ऐसा इंतजाम कर सकता हूँ कि यहाँ का कोई आदमी आपको घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ आए। इतना बखेड़ा तो कर लोगे, लेकिन रहने की जगह नहीं दोगे। मेरी मजबूरी है साहब, रहने को जगह है ही नहीं। यहाँ कोई और होटल है जहाँ रहने का प्रबंध हो सके? गुवानी ने नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। कोई सराय, धर्मशाला? कुछ नहीं है साहब। आपके लिए अच्छा यही है कि आज आप वापस चले जाएं। मैं सोचूंगा। सुनील बोला। तुम खाना तो खिलाओ। खाना आ रहा है साहब, गुवानी बोला। मेरी राय तो यही है कि आप वापस चले जाइए, बहुत अच्छे रहेंगे आप। सुनील को गुवानी का उसके वापस चले जाने का बार बार आग्रह करना बहुत खटक रहा था। अच्छा, वह अनमने स्वर से बोला। गुवानी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए। वेरी गुड सर, मैं आपके लिए घोड़ा गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। और गुवानी वापस काउंटर की ओर जाने के लिए मुड़ा। सुनो, सुनील ने उसे पुकारा। गुवानी रुक गया। यस सर, वह बोला। तुम्हारे पास पीने के नाम पर यही कुछ है जो ये लोग पी रहे हैं? सुनील हॉल में बैठे हुए लोगों की ओर संकेत करता हुआ बड़े अर्थपूर्ण स्वर से बोला। गुवानी की नज़र फिर काउंटर पर बैठे देव जैसे आदमी की ओर उठ गई। सुनील की सतर्क दृष्टि भी उस ओर उठ गई। अगर उन दोनों के बीच में किसी प्रकार के संकेतों का आदान प्रदान हुआ भी तो कम से कम सुनील उसे पकड़ नहीं सका। मैं आपका मतलब समझ गया साहब, गुवानी अपने बूढ़े चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। गुवानी वहां से हट गया और फिर काउंटर के पीछे बने एक द्वार में घुसकर दृष्टि से ओझल हो गया। स्कर्ट वाली लड़की भी उसके पीछे पीछे उसी द्वार में घुस गई। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके छोटे छोटे कश लेने लगा। सुनील के आगमन के समय से वातावरण में जो ब्लेड की धार जैसा पैनापन आ गया था वह अब धीरे धीरे घटने लगा था। लोगों का ध्यान फिर अपने देशी शराब से भरे गिलासों की ओर आकर्षित होने लगा था। धीरे धीरे वातावरण में पहले जैसा शोर व्याप्त हो गया। थोड़ी देर बाद काउंटर के पीछे वाले द्वार में से स्कर्ट वाली लड़की प्रकट हुई। उसके एक हाथ में एक बड़ा सा शीशे का गिलास था और दूसरे हाथ में पानी का जग था। वह सुनील की मेज के पास पहुंची और उसने दोनों चीजें मेज पर रख दी। उसने होठों पर एक आकर्षक मुस्कुराहट लाकर सुनील की ओर देखा। सुनील ने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया।
उसने देखा गिलास एक चमकदार पीले रंग के तरल पदार्थ से आधा भरा हुआ था। यह क्या है? सुनील ने पूछा। चक्कर देखो, लड़की मधुर स्वर से बोली। अच्छा, सुनील बोला और उसने गिलास उठाकर होठों से लगा लिया। उसने एक बहुत छोटा सा घूंट लिया और गिलास मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में गहन आश्चर्य के भाव जागृत हो उठे थे। यह? सुनील हैरानी से बोला। यह स्कॉच? मेरा भाई नेवी में है। वह उसकी बात काट कर बोली। वह डैडी के लिए लाया था। इतनी सी बची थी, डैडी ने तुम्हारे लिए भेज दी है। वह गोवानी तुम्हारा फादर है? हाँ, मेरा नाम लूसी है। तुम पीती हो? सुनील गिलास की ओर संकेत करता हुआ बोला। हाँ, लेकिन कभी कभी। लेकिन यहाँ नहीं, चुपचाप अपने कमरे में, या फिर जब कभी शहर जाती हूँ तो। उसी समय लड़का उसी मेज पर खाना रख गया। यह मुर्गा? लूसी प्लेस की ओर संकेत करती हुई बोली। डैडी ने अपने और उस लंबे चौड़े देव जैसे आदमी के लिए बनाया था जो सामने काउंटर पर बैठा है। डैडी का हिस्सा तुम खा रहे हो। कमाल है, तुम्हारे डैडी एक अजनबी को अपने हिस्से का मुर्गा तो खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसे रात गुजारने के लिए जगह नहीं दे सकते। डैडी मजबूर हैं। क्या मजबूरी है? और फिर सुनील बूढ़े गुआनी के स्वर की नकल करता हुआ बोला। जगह खाली नहीं है सर। लूसी चुप रही। तुम्हारे डैडी उस लंबे चौड़े आदमी की बहुत खातिर करते हैं। सुनील काउंटर की ओर संकेत करता हुआ बोला। कौन है वह? उसका नाम माइकल है, लूसी बोली। बड़ा खतरनाक आदमी है। यहाँ के मछियारों का सरदार है। बड़ा धाकड़ दादा है। बात बात पर चाकू निकाल लेता है। यहाँ के मछियारे इससे डरते हैं। और तुम? मैं नहीं डरती, लूसी गर्वपूर्ण स्वर से बोली। काम क्या करता है यह? दादागिरी करता है। दादागिरी को काम नहीं समझते क्या तुम? गुआनी है? हाँ, तुम पर मरता है, सुनील सरल स्वर से बोला। तुम्हें कैसे मालूम? लूसी चौंक कर बोली। तजुर्बा है, सुनील अकड़ कर बोला। ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। अच्छा, हाँ, हम तो खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। खाना खाओ। लूसी एकाएक बात बदलती हुई बोली। सुनील ने स्कॉच के गिलास के ऊपर तक पानी से भर लिया और फिर खाने में जुट गया। तुम कस्टम ऑफिसर हो ना? थोड़ी देर बाद लूसी सहज स्वर से बोली। मैं तुम्हें कस्टम ऑफिसर लगता हूँ? सुनील ने स्कॉच का एक बड़ा सा घूंट लेते हुए पूछा। सवाल के बदले में सवाल पूछने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, लूसी बोली। रियली? और कोई कस्टम ऑफिसर के सिर पर पहचान के लिए सिंग थोड़े ही होते हैं। तुम्हें यह सवाल पूछने का ख्याल कैसे आया? लोगों का ख्याल है। वह हॉल में बैठे लोगों की ओर एक उचटती हुई दृष्टि डालकर बोली कि तुम कस्टम ऑफिसर हो। मैं कस्टम ऑफिसर नहीं हूँ। तो फिर पुलिस के आदमी होंगे? वह लापरवाही से बोली। नहीं, मैं तो बीमा कंपनी का एजेंट हूँ और एक बीमे के बारे में ही जोरावर सिंह से मिलने आया हूँ। और फिर मैं चाहे काला चोर हूँ, तुम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? जोरावर सिंह से मिलने कल आओगे या परसों? क्या मतलब? आज तो वापस जा रहे हो ना तुम? तुम्हें किसने कहा है? डैडी ने, वह विस्मयपूर्ण स्वर से बोली। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम वापस चले जाओगे। सुनील ने स्कॉच का आखिरी घूंट पिया और फिर गंभीर स्वर से बोला। एक बात बताओ। क्या वाकई तुम लोग मेरे यहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, लूसी दृष्टि झुकाकर बोली। सुनील को वह सच बोलती हुई महसूस नहीं हुई। इस गांव का भी कोई आदमी मुझे एक रात के लिए शरण नहीं देगा। नहीं। क्यों? यहाँ के लोग अजनबियों से बहुत परहेज करते हैं। क्या मेरी सूरत किसी चोर उचक्के जैसी लगती है? सुनील उपहासपूर्ण स्वर से बोला। हाँ, कुछ कुछ, लूसी ने भी उसी स्वर से उत्तर दिया। सुनील हंस पड़ा। जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, लूसी बोली। रेलवे स्टेशन यहाँ से 8 मील दूर है। देर लगाओगे तो गाड़ी निकल जाएगी। मैं स्टेशन पर ठहर जाऊंगा, सुनील बोला। वह ठहर जाऊंगा मार्का स्टेशन नहीं है। सुनील चुपचाप फिर खाना खाने लगा। मैं डैडी को घोड़ा गाड़ी मंगवाने के लिए कहूँ? घोड़ा गाड़ी वाला ये कितने पैसे लेगा? 20 रुपये। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कम दे देना, 10 रुपये दे देना। 10 रुपये भी नहीं है मेरे पास। क्यों झूठ बोल रहे हो? लूसी अविश्वासपूर्ण स्वर से बोली। मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर यूं ही चले जाओ।
जब दूसरी बार वापस आओ तो पैसे दे देना। मैं उधार पसंद नहीं करता। ऐसी की तैसी तुम्हारी, लूसी झल्लाकर बोली। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी लौट कर जाने की नीयत नहीं है? सच पूछो तो यही बात है, लौट कर तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे यह रात 1-1 फुट पानी से भरी हुई गलियों में क्यों न गुजारनी पड़े। सुबह तक अकड़े पड़े होंगे। आधा गिलास स्कॉच पीने के बाद शायद ऐसी नौबत ना आए। तो मैं डैडी से कह दूं कि तुम वापस नहीं जा रहे हो, इसलिए तुम्हें घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कह दो। लूसी उठ खड़ी हुई और सीधी काउंटर की ओर चल दी। वह फिर काउंटर के पीछे बने द्वार में घुस गई और उसने अपने पीछे भड़ाक से द्वार बंद कर दिया। माइकल ने एक झटके से सिर उठाकर बंद होते हुए द्वार की ओर देखा और फिर उसकी उलझनपूर्ण दृष्टि सुनील की ओर उठ गई। सुनील चुपचाप खाना खाता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हर कोई उसे देवगाम से बाहर निकालने पर क्यों तुला हुआ है। आखिर ये लोग नहीं चाहते कि वह रात को देवगाम में रहे। अगर यह कस्टम ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर है भी तो इन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? एक भी प्रश्न का उत्तर सुनील के पास नहीं था। खाना खा चुकने के बाद उसने फिर सिगरेट सुलगा लिया। गुवानी पिछले कमरे में से निकलकर फिर काउंटर के पीछे आ बैठा था। माइकल बस सतूर शराब पी रहा था। लूसी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एकाएक सुनील उठा और काउंटर के सामने आ पहुंचा। खाने के कितने पैसे हुए? उसने गुवानी से पूछा। 15 रुपये, गुवानी बोला। सुनील काउंटर के सामने रखे एक स्टूल पर बैठ गया। उसने अपने जेब में से एक 10 का और एक 5 का नोट निकाला और उन्हें काउंटर पर रख दिया। गुवानी ने नोट उठा लिए और बोला, अब क्या इरादा है साहब? सुनील एक क्षण गुवानी के नेत्रों में झांकता रहा और फिर सहज स्वर में बोला, हवेली में जाऊंगा। माइकल ने एक ठक की आवाज के साथ हाथ में थामा हुआ गिलास मेज पर रख दिया। गुवानी ने एकदम चौंक कर सुनील की ओर देखा और फिर आश्चर्यपूर्ण स्वर से बोला, हवेली में? हाँ, सुनील बोला। एक बार देवगाम तक आ पहुंचने के बाद अब मैं बिना अपना काम किए लौटकर तो हरगिज नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है ठाकुर जोरावर सिंह मुझे एक रात हवेली में ठहरा लेने में किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं करेंगे, विशेष रूप से जबकि मैं उन्हीं के काम से देवगाम आया हूँ। इतनी रात गए हवेली में जाएंगे आप? अभी तो 9:30 ही बजे हैं। सुनील घड़ी देखता हुआ बोला। गुवानी चुप हो गया। सुनील ने सिगरेट का आखिरी कश लगाया और उसे फर्श पर फेंक दिया। ठाकुर साहब को मालूम है कि आप आने वाले हैं? गुवानी ने पूछा। हाँ, सुनील बोला, मैंने उन्हें टेलीग्राम दिया था। फिर तो उन्हें आपको हवेली तक ले जाने के लिए मोटर बोट भेजनी चाहिए थी। ठाकुर साहब के पास फर्स्ट क्लास मोटर बोट है। अगर मेरी कार रास्ते में खराब न होती तो मैं यहाँ 5 बजे पहुँच गया होता। संभव है मोटर बोट मेरी प्रतीक्षा करके लौट गई हो। आज हवेली से मोटर बोट किनारे पर नहीं आई। माइकल भारी स्वर से बोला। आपको कैसे मालूम है? सुनील ने पूछा। माइकल ने उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। एक क्षण के लिए सुनील भी असमंजस में पड़ गया। कोई मुझे नाव में हवेली तक छोड़कर आ सकता है? फिर उसने पूछा, इस तूफानी रात में आपको कौन हवेली तक छोड़ने जाएगा साहब? गुवानी बोला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। समुद्र पर धुंध के बादल छाए हुए हैं। ऐसे मौसम में तो रास्ता सुझाई नहीं देता है और फिर किनारे से लेकर हवेली तक का रास्ता समुद्री चट्टानों से भरा पड़ा है। रात को वे चट्टानें दिखाई नहीं देती हैं। नाव कभी भी कहीं भी किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो सकती है। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। मुझे उम्मीद नहीं ऐसी खतरनाक रात में कोई समुद्र में नाव उतारने का हौसला करेगा। तुम ये कहना चाहते हो कि देवगाम के मछियारे रात के समय समुद्र में किश्ती डालते ही नहीं? रात रात में फर्क होता है। ऐसी रात में कोई मछियारा समुद्र में जाने का हौसला नहीं करता। सुनील को लगा बूढ़ा गुवानी उसे खामखा डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसी रात में मान लो अगर हवेली से ही किसी को किनारे पर आना पड़ जाए तो वह क्या करता है? सुनील बोला। उन लोगों के पास मोटर बोट है, गुवानी बोला। समुद्री चट्टानों से बचने के लिए वे लोग एक लंबा अर्धवृत्ताकार चक्कर काटकर किनारे पर पहुंचते हैं। हवेली में टेलीफोन है? टेलीफोन?
गुवानी उपहासपूर्ण स्वर से बोला। हवेली में बिजली की रोशनी नहीं है, आप टेलीफोन की बात कर रहे हैं? सुनील सोचने लगा। एकाएक सुनील निर्णयात्मक स्वर से बोला, देखो प्यारे लाल, मैं कल पैदा नहीं हुआ था। मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि तुम लोग जानबूझकर मुझे सहयोग नहीं देना चाहते। न जाने क्यों तुम लोग आज की रात देवकाम में मेरी मौजूदगी या हवेली में जाने के मेरे इरादे को अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे हो। मेरा ख्याल है अगर तुम चाहो तो आज रात के लिए मुझे आश्रय दे सकते हो, और अगर वाकई तुम्हारे पास जगह नहीं है तो कम से कम मुझे हवेली पहुंचाने का तो इंतज़ाम कर ही सकते हो। लेकिन न जाने क्यों तुम लोग ऐसा करना नहीं चाहते। वापस लौटने में तो तुम मेरी हर सहायता करने के लिए तैयार हो, लेकिन जब मैं यहाँ रहने का या आगे बढ़ने का नाम लेता हूँ तो तुम मुझे हर तरह से निरुत्साहित करने का प्रयत्न करने लगते हो। लेकिन प्यारे, अब तो मुझे भी जिद हो गई है। मैं आज रात हवेली में जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ से हवेली तक का रास्ता तैर कर क्यों न पार करना पड़े। न जाने कब एक बार फिर हॉल में सन्नाटा छा गया था। एक बार फिर हर कोई सुनील को देख रहा था। गुवानी हक्का पक्का सा कभी सुनील और कभी माइकल का मुंह देख रहा था। माइकल का चेहरा अब भी स्लेट की तरह साफ था। कोई मुझे किसी भी कीमत में नाव पर हवेली तक ले जाने के लिए तैयार है? सुनील उच्च स्वर से बोला, ताकि हॉल में बैठा हर आदमी सुन ले। कोई कुछ नहीं बोला। ऑल राइट, सुनील बोला, देवगाम में तुम्हारे अलावा भी लोग रहते ही होंगे। मैं एक एक घर का द्वार खटखटाऊंगा, कोई तो मुझे हवेली तक ले जाने के लिए तैयार होगा। और सुनील ने अपना एयर बैग कंधे पर रखा और दृढ़ कदमों से हॉल से बाहर की ओर चल दिया। ठहरो। सुनील रुक गया। उसने घूम कर देखा। पुकारने वाला माइकल था। नाव चलानी जानते हो? उसने सुनील से पूछा। जानता हूँ, सुनील बोला। माइकल अपने स्थान से उठा। उसने इमारत के मुख्य द्वार के पास जाकर बाहर आसमान की ओर झांका। पानी अब भी बरस रहा था। वह वापस सुनील के पास आकर बोला, बादल फट रहे हैं, 10-15 मिनट में बारिश रुक जाएगी, तब मैं तुम्हें एक नाव दे दूंगा। अगर पहुंच सको तो हवेली पहुंच जाना। शुक्रिया, सुनील बोला। आओ बैठे, माइकल बोला। दोनों वापस आकर काउंटर के सामने स्टूलों पर बैठ गए। गुवानी के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए थे। और पियोगे? माइकल ने पूछा। नहीं, सुनील बोला। माइकल फिर पीने में जुट गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और धीरे धीरे कश लगाने लगा। लूसी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। 10 मिनट बाद बारिश की तेज बौछार फिर बूंदाबांदी में परिवर्तित हो गई। बारिश रुक गई है, सुनील बोला। अभी बूंदाबांदी हो रही है, माइकल बाहर झांकता हुआ बोला। यह बूंदाबांदी तो सारी रात बंद नहीं होगी। बारिश बंद हो या न हो, अब तो मुझे हवेली चले ही जाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट और ठहरो। और फिर वह गुवानी से बोला, खाना लाओ। माइकल को काउंटर पर ही खाना सर्व कर दिया गया। सुनील व्यग्रता से उसके खाना खत्म करने की प्रतीक्षा करने लगा। माइकल ने 5 की जगह 15 मिनट लगाए। खाना खा चुकने के बाद वह बड़ी लापरवाही से पेट पर हाथ फेरता हुआ उठा और सुनील से बोला, चलो। सुनील उठकर उसके साथ हो लिया। दोनों हल्की सी बरसात में भीगते हुए बीच पर आ गए। बीच की रेत पर कई नावें पड़ी थी। यह नाव ले लो। माइकल एक उल्टी पड़ी नाव की ओर संकेत करता हुआ बोला। ऑल राइट, सुनील बोला। दोनों ने नाव को सीधा किया और फिर उसे धकेल कर पानी में उतार दिया। माइकल ने उसे चप्पू थमा दिए। सुनील ने सामने देखा। बरसाती रात के अंधेरे में बेहद गौर से देखने के बाद ही बड़ी मुश्किल से काली हवेली के धुंधले से आकार का आभास मिलता था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो 1 लाख रुपए के लालच में भी ऐसी तूफानी रात में समुद्र में नाव उतारने का हौसला नहीं करता, माइकल बोला। मैं पहुंच जाऊंगा, सुनील निश्चयपूर्ण स्वर से बोला। न जाने क्यों उसे हवेली तक नाव चलाते हुए पहुंचना कोई बेहद कठिन काम नहीं लग रहा था। इतना फासला तो बड़ी आसानी से तैर कर भी पार किया जा सकता है। विश यू गुड लक, माइकल उससे हाथ मिलाता हुआ बोला। थैंक यू, सुनील बोला और नाव में जा बैठा। उसने चप्पू संभाल लिए। माइकल ने पीछे से नाव को पानी में और आगे धकेल दिया। सुनील ने अस्पष्ट सी दिखाई देने वाली हवेली की दिशा में नाव खेनी शुरू कर दी।
समुद्र में पहुंचकर कुछ क्षण बाद ही सुनील को अनुभव होने लगा कि अगर होटल के गुआनी मालिक ने उसके सामने स्थिति की विषमताओं को बढ़ा चढ़ाकर रखा था, तो स्वयं उसने भी हवेली तक नाव द्वारा पहुंचने को एक सरल सा कार्य समझकर और बेकार की जिद में पड़कर इस तूफानी रात में समुद्र में नाव उतारकर कम मूर्खता का परिचय नहीं दिया था। आसपास विपुल जल राशि के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सुनील अपने हृदय में भय को स्थान न देने का भागीरथ प्रयत्न करता हुआ नाव को अपने धुंधले लक्ष्य की ओर खेता चला जा रहा था। वह जानता था कि अगर एक बार उसे दिशा भ्रम हो गया तो फिर वह विशाल समुद्र में तिनके की तरह खो जाएगा और फिर देवगाम के किनारे पर भी नहीं पहुंच पाएगा। उसने पीछे घूम कर देखा। किनारा दृष्टि से ओझल हो गया था। पीछे पानी की उठती बैठती लहरों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जिद समाप्त हो चुकी थी और अब वह अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। जो कार्य उसे पहले वीरतापूर्ण लग रहा था, अब उसे वही कार्य आत्महत्या के समान लग रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसने हवेली की ओर ही बढ़ते रहने का निर्णय कर लिया। हवेली का आकार अब पहले के मुकाबले में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उसी क्षण उसके कानों में एक नई आवाज पड़ी। उसने एक क्षण के लिए चप्पू चलाना बंद कर दिया और गौर से उस आवाज को सुनने लगा। शीघ्र ही वह आवाज स्पष्ट हो गई। वह तेजी से चलती हुई मोटर बोट की पक पक की आवाज थी। सुनील आंखें फाड़ फाड़ कर अंधकार में देखने लगा। शायद ठाकुर साहब की मोटर बोट किनारे की ओर आ रही है, उसने सोचा। उसने आशान्वित नेत्रों से आवाज की दिशा में देखना आरंभ कर दिया। उसी क्षण दूर कहीं प्रकाश का धमाका सा फूटा। मोटर बोट की फ्लैश लाइट जली थी। उस रोशनी में सुनील ने हवेली के साए के अंधकार की परतों के पीछे बंदूक से छूटी गोली की तेजी से निकलती हुई मोटर बोट को देखा। अगले ही क्षण रोशनी गुम हो गई, लेकिन मोटर बोट के इंजन की आवाज अब भी उसके कानों में पड़ रही थी। मोटर बोट उसे दिखाई नहीं दे रही थी। आवाज से तो ऐसा लगा मोटर बोट उससे 30-40 गज दूर से गुजरी हो। हाय! सुनील जोर से चिल्लाया। अपनी आवाज की कोई प्रतिक्रिया सुनील को दिखाई नहीं दी। मोटर बोट के इंजन की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ती हुई सुनाई देनी बंद हो गई। सुनील ने फिर चप्पू संभाल लिए। दूर समुद्र में एक बार फिर प्रकाश दिखाई दिया, जो फौरन ही विलुप्त हो गया। उसने तेजी से हवेली की ओर नाव खेनी आरंभ कर दी। अब सामने विशाल पहाड़ की तरह खड़ी हवेली पर्याप्त स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने चप्पू चलाने की रफ्तार कम कर दी और फिर उसने अपनी सारी शक्तियां सामने अंधकार में रास्ता देखते हुए नाव चलाने में लगा दी। एक दो स्थानों पर उसे समुद्र में से सिर निकाले छोटी छोटी चट्टानें दिखाई दी, जिससे नाव को टकराने से उसने बड़ी सावधानी से बचा लिया। हवेली की जमीन अब थोड़ी ही दूर थी। एकाएक उसे वहां पर एक मानव आकृति दिखाई दी। वह आकृति कुछ क्षण स्थिर खड़ी रही और फिर बड़ी तेजी से चलती हुई पेड़ों के एक झुरमुट में विलीन हो गई। वह नाव को चट्टानों से टकराने से बचाता हुआ पथरीली धरती के समीप ले आया, लेकिन वहां धरती का किनारा सपाट दीवार की तरह पानी से कम 8 फुट ऊंचा उठा हुआ था। नाव में खड़े होकर वहां से किनारे पर चढ़ पाना असंभव था। आसपास कहीं जेटी भी होगी, उसने सोचा, और उसने नाव को चट्टान के साथ साथ दाईं ओर समुद्र में खेना आरंभ कर दिया। उस दिशा में चट्टान की ऊंचाई घटती जा रही थी। उसी क्षण एक भड़ाक की आवाज हुई और नाव के तले में से लगभग 1 फुट लंबा और 4 इंच चौड़ा लकड़ी के तख्ते का टुकड़ा उखड़ गया। नाव पानी में छुपी किसी नुकीली चट्टान से जा टकराई थी। अगले ही क्षण नाव के तले के साथ टिके हुए उसके पांव पर 1 फुट पानी चढ़ाया। पानी तेज से नाव में घुस रहा था। नाव पानी में धंसती जा रही थी। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर उसने अपना एयरबैग उठाया और उसे पूरी शक्ति से सूखी धरती की ओर उछाल दिया। नाव पानी से विलीन हो गई। सुनील ने जल्दी से समुद्र में छलांग लगा दी। किनारे की चट्टानों के साथ भयानक रूप से टकराती हुई लहरों ने उसे एकदम ऊपर उछाल दिया। भीषण लहरों में तैरने के लिए हाथ पांव मार पाना उसे असंभव लग रहा था। बचाओ! एकाएक वह पूरी शक्ति से गला फाड़कर चिल्लाया। उसी क्षण उसका सिर किसी पत्थर से टकराया
और उसका सारा शरीर झंझना उठा। उसकी आंखों के सामने लाल पीले सितारे नाच गए। धीरे धीरे उसकी चेतना लुप्त होने लगी। होश खोने से पहले उसे इतना याद रहा कि 2 हाथ ने उसे मजबूती से थामा और किनारे की ओर घसीट लिया। सुनील को होश आ गया। उसने अपने सिर को एक जोर का झटका दिया और उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर अपने आसपास देखने लगा। वह एक चट्टान पर खड़ा था। उसके बगल में ही उसका एयर बैग रखा था। उसने घड़ी देखी, 10:30 बजे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बेहोशी की हालत में उसने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में उसने एक खूबसूरत सी लड़की को अपने ऊपर झुकते देखा था। फिर उसे ऐसा लगा था जैसे वह लड़की उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रही हो। वह उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से पानी छटकने लगा। समुद्र में गोते लगाने के कारण वह बुरी तरह भीगा हुआ था। रह रहकर उसके शरीर में ठंडक की लहर सी दौड़ जाती थी और उसके दांत बजने लगते थे। उसने अपना एयर बैग संभाला और विशाल अंधियारे समुद्र पर एक वितृष्णापूर्ण दृष्टि डालकर हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली की 4 दीवारी में बने लकड़ी के विशाल फाटक के सामने जाकर वह ठिठक गया। 4 दीवारी कितनी ही जगह से ढह चुकी थी, इसलिए सारी दीवार के बीच बीच में से भीतर जाने के कितने ही रास्ते बन गए थे। ऐसी स्थिति में फाटक कोई विशेष लाभदायक चीज नहीं थी। सुनील ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से फाटक को अब धकेला। विशाल फाटक का एक पल्ला भारी चरचराहट की आवाज से खुलता चला गया। 4 दीवारी टूटी होने के कारण ही शायद हवेली में रहने वाले फाटक बंद करने का उपक्रम ही नहीं करते थे। सुनील ने भीतर घुसकर फाटक फिर बंद कर दिया और फिर बजरी की राहदारी पर चलता हुआ हवेली की ओर बढ़ गया। राहदारी के आसपास लंबी लंबी जंगली घास और स्वयं ही उग आने वाली कटीली झाड़ियों की भरमार थी। किसी जमाने में यह एक शानदार बाग रहा होगा, सुनील ने सोचा, लेकिन अब तो सब जंगल बनकर रह गया था। हवेली के सामने की 10-12 सीढ़ियां तय करके वह हवेली की 3 मंजिली इमारत के मुख्य द्वार के सामने आ गया। उसने द्वार को धक्का दिया। द्वार भीतर से बंद था। उसने जोर से द्वार भड़बड़ाया, लेकिन द्वार भड़बड़ाए जाने की आवाज तेज हवा के जोर और समुद्र के गर्जन में गुम हो गई। ठाकुर साहब, सुनील गला फाड़कर चिल्लाया। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद उसने फिर दोनों हाथों से द्वार भड़बड़ाया और चिल्लाया, कोई है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। सुनील परेशानी की हालत में द्वार पर खड़ा रहा। उसी क्षण उसकी नजर द्वार के बगल में लटकती हुई एक लंबी जंजीर पर पड़ी। सुनील ने उस जंजीर को थाम लिया और फिर जोर से उसे नीचे की ओर खींचा। भीतर कहीं घंटा बजने की जोरदार आवाज सुनाई दी। वह आशान्वित हो उठा। उसने पूरी शक्ति से 5-6 बार जंजीर खींची और प्रतीक्षा करने लगा। घंटे की तीव्र ध्वनि से सारा वातावरण गूंज गया। कितनी देर हवेली की दीवारों से टकराती हुई घंटे की आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती रही। हवेली के फिल्मी वातावरण से बुरी तरह प्रभावित वह स्तब्ध सा खड़ा भीतर से कोई उत्तर मिलने की प्रतीक्षा करता रहा। उसके दिमाग में अब तक की देखी हुई आधी दर्जन हवेली मार्का फिल्मों के सस्पेंस दृश्य दौड़ गए। पूरे 2 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद भी घंटे की आवाज की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सुनील ने दोबारा जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि उसे द्वार के एकदम ऊपर पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे की खिड़की का द्वार खुलता दिखाई दिया। अगले क्षण उस खिड़की में से पीला सा प्रकाश फूट पड़ा। फिर लालटेन हाथ में लिए एक चेहरा खिड़की पर प्रकट हुआ और फिर सुनील को एक रूखी सी आवाज सुनाई दी। कौन है? मेरा नाम सुनील है, सुनील उच्च स्वर से बोला। मैं राजनगर से आया हूँ। ठाकुर जोरावर सिंह से मिलना चाहता हूँ। यह कौन सा वक्त हुआ ठाकुर साहब से मिलने का? मुझे पहुँचने में देर हो गई, कारण फिर बताऊंगा। पहले आप दरवाजा खोलिए। मैं एकदम भीगा हुआ हूँ और ठंड में ठिठुर रहा हूँ। ठाकुर साहब ने आपको बुलाया है यहाँ? हाँ बाबा हाँ, सुनील चिढ़कर बोला। नहीं तो क्या मुझे कुत्ते ने काटा था जो ऐसे गंदे मौसम में अपने घर का आराम छोड़कर इस खंडर में झक मारने आता? आप नीचे आकर दरवाजा खोलेंगे या वहीं खड़े खड़े मुझसे जिरह किए जाएंगे? लालटेन वाला कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, आता हूँ मालिक।
खिड़की में से प्रकाश गायब हो गया। सुनील बेसब्री से द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। पूरे 5 मिनट बाद उसे द्वार की दूसरी ओर आहट सुनाई दी। फिर भीतर से द्वार का भारी बोल्ट हटाने की आवाज आई और फिर द्वार के भारी पल्ले अपने स्थान से सरकने लगे। द्वार खुल गया। द्वार पर 2 आदमी खड़े थे। एक आदमी कमीज पजामा पहने हुए था। उसके हाथ में लालटेन थी। वह शायद नौकर था। उसके पीछे सुनील की आयु का एक कठोर चेहरे वाला नवयुवक था। वह शानदार सिल्क का गाउन पहने हुए था और संदिग्ध नेत्रों से सुनील को घूर रहा था। हेलो, सुनील मुस्कुराकर बोला। मेरा नाम जयपाल है, गाउन वाला अधिकारपूर्ण स्वर से बोला। ठाकुर जोरावर सिंह मेरे चाचा हैं। प्लीज टू मीट यू। सुनील ने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। जयपाल ने एक बदमजा जिम्मेदारी की तरह सुनील का हाथ छूकर छोड़ दिया। आइए, जयपाल एक और हटता हुआ बोला। सुनील द्वार के भीतर प्रविष्ट हो गया। लालटेन वाले ने लालटेन नीचे रख दी और द्वार बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया। उसने लालटेन फिर उठा ली और लालटेन के प्रकाश में रास्ता दिखाता हुआ आगे आगे चलने लगा। तशरीफ लाइए, जयपाल बोला। सुनील एयर बैग संभाले उसके साथ चलने लगा। ठाकुर साहब से आप किस सिलसिले में मिलने आए हैं? एकाएक जयपाल ने पूछा। सिलसिला मुझे मालूम नहीं, सुनील सतर्क स्वर से बोला। ठाकुर साहब ने मुझे बुलाया था, मैं चला आया। आप कौन हैं? मैं सुनील हूँ। आपको पहले ही नहीं, मेरा मतलब है आप काम क्या करते हैं? आई मीन व्हाट इज योर बिजनेस? ओह दैट। सुनील, मैं इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि हूँ। इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि? जी हाँ। ठाकुर साहब ने आपको इस समय बुलाया था? नहीं साहब, मैं तो यहाँ 5 बजे ही पहुँच गया होता, लेकिन गंदे मौसम ने सब घपला कर दिया। देवगाम से 11 मील दूर मेरी गाड़ी बिगड़ गई। बड़ी मुश्किल से मैं देवगाम पहुँचा। फिर यहाँ। हाँ, जयपाल एकाएक उसकी बात काट कर बोला। आप यहाँ कैसे पहुँचे? नाव चलाकर। जी हाँ। आपका मतलब है आप इस भयानक मौसम में देवगाम से यहाँ तक खुद नाव चलाकर आए हैं? जी हाँ। जयपाल कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला। बहुत रिस्क लिया साहब आपने। सुनील चुप रहा। लंबे गलियारे के सिरे पर पहुंचकर वे लोग एक मोड़ घूम गए और सीढ़ियां चढ़ने लगे। इससे तो अच्छा था आप सुबह चले आते, जयपाल बोला। मेरा भी यही इरादा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि यहाँ आना जरूरी हो गया था। जयपाल ने फिर कोई प्रश्न नहीं पूछा। कितने ही गलियारों और सीढ़ियों को पार कर चुकने के बाद वे लोग दूसरी मंजिल पर स्थित एक विशाल हॉल में आ गए। हॉल की बेहद ऊंची छत के सहारे एक बहुत बड़ा झालरों वाला फानुस लगा हुआ था, जिसमें 40-50 मोटी मोटी मोमबत्तियां लगी हुई थी। लेकिन उस समय उनमें से 4 या 5 मोमबत्तियां ही जल रही थी और उनमें से प्रस्फुटित होने वाला प्रकाश उस बड़े हॉल का न जाने कितनी सदियों का सिमटा हुआ अंधकार दूर करने के लिए पर्याप्त न था। पिछली दीवार में बनी हुई खिड़कियां खुली हुई थी, जिनमें से समुद्र दिखाई दे रहा था और ठंडी हवा के झोंके हॉल के भीतर प्रविष्ट हो रहे थे। आप यहाँ तशरीफ रखिए। जयपाल लगभग 15 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी मेज के साथ साथ लगी कुर्सी की ओर संकेत करता हुआ बोला। मैं ठाकुर साहब को सूचना देता हूँ। बेहतर, सुनील बोला। उसने बैठने का उपक्रम नहीं किया। जयपाल और लालटेन वाला हॉल से बाहर निकल गए। सुनील प्रतीक्षा करने लगा। कपड़े गीले होने के कारण सुनील को ठंडी हवा और भी ठंडी लग रही थी। रह रहकर हवा की झोंकों से फानुस की झालरें बज उठती थी। वह वातावरण की रहस्यमयता से प्रभावित ठगा सा हॉल में खड़ा था। उसका शरीर जड़ था, लेकिन आंखें मशीन की तरह हॉल की दीवारों पर घूम रही थी। दीवारों पर भारी शरीर और खूंखार चेहरों वाले जंगी लिबास पहने योद्धाओं के, जो शायद ठाकुर साहब के पूर्वज थे, आदब कद तैल चित्र लगे हुए थे। चित्रों पर धूल की इतनी मोटी परतें जमी हुई थी कि आकृतियां पहचानी नहीं जाती थी। चित्रों के बीच बीच में दीवारों पर मोर्चा खाई हुई तलवारें क्रॉस की शक्ल में कछुओं की खाल से मड़ी ढालों पर चढ़ी हुई थी। सुनील को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राजपूती फिल्म के सेट पर या किसी म्यूजियम में खड़ा हो। उसी क्षण बगल का एक द्वार खुला और जयपाल का सहारा लिए हुए एक वृद्ध हॉल में प्रविष्ट हुए। उनके पीछे पीछे नौकर सा लगने वाला वही आदमी चल रहा था
जो लालटेन लिए सुनील को रास्ता दिखा रहा था। अब उसके हाथ में लालटेन नहीं थी। ठाकुर जोरावर सिंह, जयपालपुरा। सुनील ने चाबी लगे खिलौने की तरह दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन वृद्ध ने जैसे देखा ही नहीं। उन्होंने सुनील के अभिवादन का उत्तर नहीं दिया। सुनील ने हाथ गिरा दिए और चुपचाप खड़ा रहा। जयपाल ने ठाकुर को लंबी मेज पर रखी सिंहासन से लगने वाली एक कुर्सी पर बैठा दिया। ठाकुर जोरावर सिंह की कल्पना सुनील ने एक विशाल शरीर वाले और बड़ी बड़ी मूंछों और लाल आंखों वाले भयानक वृद्ध के रूप में की थी, लेकिन इसके विपरीत ठाकुर जोरावर सिंह एक बहुत ही कृशकाय व्यक्ति निकले। सूरज शक्ल से वे बड़े ही सीधे साधे और सरल चित्त इंसान लग रहे थे। अर्ध प्रकाशित वातावरण में उनकी आयु का सही अनुमान तो सुनील नहीं लगा पाया, लेकिन फिर भी उसके ख्याल से वे 60 साल से कम आयु के नहीं थे। तशरीफ लाइए, जयपाल ठाकुर के समीप ही रखी एक कुर्सी की ओर संकेत करता हुआ बोला। सुनील लंबे डग भरता हुआ उस कुर्सी के समीप पहुंचा और चुपचाप उस पर बैठ गया। तुम्हारा नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती है ना? ठाकुर ने पूछा। उनकी आवाज़ बड़ी स्पष्ट और वजनदार थी। जी हाँ, चटर्जी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था, वे बोले। सुनील चुप रहा। वृद्ध कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, भूपत? जी मालिक, लालटेन वाला बोला। साहब के लिए कमरा तैयार कर दो और फिर लौटकर यहाँ आ जाओ। अच्छा मालिक, भूपत बोला और कमरे से बाहर निकल गया। जयपाल सुनील के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जयपाल ने हमें बतलाया है कि तुम कितनी कठिनाइयों में से गुजरकर हवेली तक पहुँचे हो। तुम्हें असुविधा हुई, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आया कि अपने आगमन से पहले तुमने हमें सूचना क्यों नहीं दी। चटर्जी ने आपको टेलीग्राम दे दी थी ठाकुर साहब, सुनील बोला। टेलीग्राम हम तक नहीं पहुंची, क्यों जयपाल? जी हाँ, टेलीग्राम तो नहीं मिली हमें, जयपाल बोला। शायद टेलीग्राम देवगाम पहुंच गई हो, सुनील बोला। लेकिन मौसम खराब होने के कारण कोई डिलीवर करने ना आया हो। संभव है, ठाकुर बोले। 7 बजे के करीब मोटर बोट लेकर मैं देवगाम गया था, जयपाल बोला। तब तक तो कोई टेलीग्राम नहीं आई थी। कोई गड़बड़ हो गई होगी, सुनील बोला। खैर, ठाकुर बोले, छोड़ो, तुम मुख्य बात सुनो, जिसके कारण इतनी तकलीफ उठाकर तुम्हें यहाँ आना पड़ा है। फरमाइए, सुनील सतर्क स्वर से बोला। चटर्जी ने तुम्हें कुछ बताया है? ठाकुर ने पूछा। कुछ विशेष नहीं, सुनील बोला। उन्होंने तो मुझे विषय का संकेत मात्र ही दिया था। सारा किस्सा तो आप ही के मुख से सुनना पसंद करूंगा, इससे मुझे सहूलियत होगी। ठीक है, ठाकुर बोला, हम बताते हैं। ठाकुर कुछ क्षण सिर झुकाए सोचते रहे और फिर धीरे से बोले, यह पिछले सप्ताह की बात है। हमारे एक अभिन्न मित्र का लड़का विक्रम सिंह हवेली का मेहमान था। विक्रम सिंह एकदम अनाथ है। उसके पिता उसके पैदा होते ही मर गए थे और जब वह 20 वर्ष की आयु का था, उस समय उसकी माँ मर गई थी। इस समय इस सारे संसार में उसका कोई सगा संबंधी बाकी नहीं। इस समय विक्रम सिंह की आयु लगभग 32 वर्ष है। वह एक बहुत बड़ा चित्रकार है। शांति निकेतन में उसने चित्रकला की शिक्षा पाई है और अमृत कला के मास्टर चित्रकारों की शिष्यता में उसने अमृत कला में कई नए प्रयोग किए हैं। नई पीढ़ी के चित्रकारों में वह सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न चित्रकार माना जाता है। विक्रम सिंह कौन है, यह बात हम संयोगवश ही जान पाए थे। कैसे? लगभग 4 साल पहले की बात है। हमारी उससे बम्बई में मुलाकात हुई थी। उस समय हमारी आंखों की रोशनी एकदम खत्म नहीं हुई थी। जी? सुनील एकदम यूं चिंका जैसे अंगारे पर पांव पड़ गया हो। आपका मतलब है आप अब? हाँ बेटे, ठाकुर बोले, अब हमारी आंखें इस संसार की कोई भी चीज़ देख पाने के योग्य नहीं रही हैं। आप कब से? जिस महीने हमने विक्रम सिंह को देखा था, उसी महीने हम अंधे हो गए थे। कैसे? एक दुर्घटना हो गई थी। कैसे? हमारी बात छोड़ो, तुम विक्रम सिंह के बारे में सुनो। मैं सुन रहा हूँ, सुनील बोला। उसे भी आश्चर्य हो रहा था। जब तक ठाकुर ने अपने मुंह से नहीं कहा था, तब तक सुनील को ख्याल भी नहीं आया था कि ठाकुर अंधे हैं। हम कलाकार नहीं हैं, लेकिन कला में हमारी भारी दिलचस्पी है और हम अच्छे खासे कला पारखी भी समझे जाते हैं।
पुराने उस्ताद चित्रकारों की दुर्लभ पेंटिंग्स एकत्रित करने का हमें शौक है। इस शौक की खातिर अपने जीवन में हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं। आज हमारे पास पिकासो, रेस्ब्रांट, लियोनार्दो दा विंसी, पिसारो, पाल गोंगा, यामिनी राय, चगताई आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कई कलाकारों के चित्र हैं, जिनमें से कईयों की कीमत इस समय 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। हमारे पास पिकासो की 30 ओरिजिनल पेंटिंग्स की एक एल्बम है। उन चित्रों की विशेषता यह है कि चित्रकार ने उन्हें बनाने में केवल एक नीला रंग इस्तेमाल किया है। वह अकेली एकदम ही लाखों रुपए की हैं। चित्रकला के प्रति हमारा यह शौक ही हमें बम्बई की जहांगीर आर्ट गैलरी में ले गया था। हमें बताया गया था कि वहाँ एक नए किंतु बहुत ही प्रतिभा संपन्न चित्रकार के चित्रों का 1 मैन शो हो रहा है। हम वह शो देखने गए। चित्र वाकई बड़े शानदार थे। कलाकार का उन्हें पेंट करने का ढंग बड़ा ही मौलिक था और कलाकार की विषय वस्तु की स्टडी निर्दिष्ट थी। हम चित्रों से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए हम उनके रचयिता से मिलने का लोभ स्वर्ण न कर सके। इस चित्रकार से मिले, वह विक्रम सिंह था। फिर हमने उससे उसके परिवार वगैरह के विषय में पूछा और हमें शीघ्र ही पता लग गया कि वह कौन है। हम उससे मिलकर बहुत खुश हुए। हमने उसे अपने और अपने चित्र संग्रह के शौक के बारे में बताया और उसे अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। लेकिन उसने बताया कि इस 1 मैन शो के फौरन बाद ही फ्रांस जा रहा है और वह वहाँ पर कुछ वर्ष रहकर कला साधना करने का इरादा रखता है। 1 मैन शो भी उसने अपने कुछ चित्र बेचकर कुछ धन जुटाने के लिए ही किया था। हमने उसे आर्थिक सहायता देनी चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे भरोसा है कि वह अपने चित्र बेचकर पर्याप्त धनराशि एकत्रित कर लेगा। हमने भी उसके निर्धारित मूल्य पर उसके कुछ चित्र खरीदे और उसे वादा करने पर मजबूर किया कि जब भी वह फ्रांस से लौटेगा हमारे पास जरूर आएगा। ठाकुर कुछ देर चुप रहे और फिर बोला, फिर इसी महीने हमें पता लगा कि विक्रम सिंह फ्रांस से लौट आया है और इस समय राजनगर में है। हमने अपना निमंत्रण फिर दोहरा दिया। उत्तर में उसकी चिट्ठी आई कि वह जल्दी ही हमारे पास आएगा। फिर पिछले सप्ताह विक्रम सिंह हवेली में आया। ठाकुर फिर चुप हो गए। फिर सुनील ने व्यग्रता से पूछा, पिछले सोमवार को लगभग 5 बजे वह आया था। ठाकुर बोले, संयोगवश जयपाल भी उस दिन यहीं था। क्या मतलब? सुनील बोला, क्या मिस्टर जयपाल यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, जयपाल इस 400 साल पुरानी हवेली के नीरस और किसी हद तक डरावने वातावरण में भला क्यों रहेगा? राजनगर में हमारी एक आधुनिक कोठी है, जयपाल वहीं रहता है। कभी कभार यह हवेली में मिलने आ जाता है। वास्तव में आंखें खोने से पहले हम भी अधिकतर राजनगर में ही रहते थे। अंधे हो जाने के बाद हमारे लिए तो राजनगर की आधुनिक कोठी या यह पुरानी हवेली दोनों एक ही जैसी हो गई थी। इसलिए शहर का शोरगुल छोड़कर हम यहाँ के शांत वातावरण में आ गए। सौभाग्यवश हमें नौकर भी अच्छा मिल गया है, जो इस हवेली में रहने से घबराता नहीं। वही हमारी हर ज़रूरत पूरी कर देता है। आप विक्रम सिंह के विषय में कुछ कह रहे थे? हाँ, विक्रम सिंह पिछले सोमवार को 5 बजे आया। बहुत सी बातें हुई। उसमें वह हमारा चित्र संग्रह उसी दिन देखना चाहता था, लेकिन अंधकार हो जाने के कारण यह काम अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। वह उन चित्रों का अच्छा खासा अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसका वहाँ कई दिन ठहरने का इरादा था। फिर सुनील बोर होने लगा था। रात को विक्रम सिंह अपने कमरे में सोया। सुबह जब भूपत ब्रेकफास्ट के लिए उसे बुलाने गया तो वह अपने कमरे में नहीं था। क्या मतलब? सुनील तनिक चौंक कर बोला। विक्रम सिंह अपने कमरे में नहीं था। हमने सोचा वह सुबह जल्दी उठ गया होगा और आसपास कहीं गया होगा। 2 घंटे बाद सारी हवेली तलाश कर ली गई, लेकिन विक्रम सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर जयपाल और भूपत टापू में उसे तलाश करने गए। विक्रम सिंह तो नहीं मिला, लेकिन जयपाल ने देखा कि हमारी मोटर बोट जेटी पर नहीं थी। हमने समझा विक्रम सिंह सुबह सुबह मोटर बोट लेकर देवगाम चला गया है। हम तनिक आश्वस्त हो गए, लेकिन जब दोपहर तक विक्रम सिंह ने सूरत नहीं दिखाई तो हम चिंतित हो उठे। हमने जयपाल को देवगाम जाने के लिए कहा। जयपाल नाव लेकर देवगाम गया। विक्रम सिंह मिला वहाँ? सुनील एकाएक दिलचस्पी लेता हुआ बोला।
नहीं मिला, ठाकुर बोले। मोटर बोट किनारे पर खड़ी थी, जयपाल ने बताया, लेकिन विक्रम सिंह का कहीं पता नहीं था। किसी ने उसे देवगाम आते देखा था? सुनील ने जयपाल से पूछा। मैंने लोगों से पूछा था, उसे किसी ने आते नहीं देखा था। शायद वह हवेली से बहुत सवेरे चल पड़ा था। सच पूछिए तो मिस्टर सुनील, रात को 11 बजे हम लोग सो गए थे। 11 बजे के बाद अगर 11:15 बजे भी विक्रम सिंह मोटर बोट लेकर चला गया हो तो भी हमें पता लगने की संभावना नहीं थी। 11 बजे के बाद क्या पता किस समय वह देवगाम गया। बहरहाल देवगाम के किसी आदमी ने उसे वहां आते देखा नहीं, और अगर किसी ने देखा भी है तो उसने मुझे बताया नहीं। फिर देवगाम में जेटी के पास ही हमारा गैरेज है, जहां हम कारें खड़ी करते हैं, जयपाल बोला। मैंने वहां जाकर देखा, हमारी काली एम्बेसडर गाड़ी गैरेज में नहीं थी। मैंने सोचा शायद विक्रम सिंह गाड़ी लेकर शहर चला गया है। चाबी कहाँ से आई उसके पास? चाबियां तो सारी ही मेन हॉल में पड़ी रहती हैं, जयपाल बोला। विक्रम सिंह वहां से चाबी ले गया होगा। बाद में जब हमने देखा था तो एम्बेसडर की और गैरेज की चाबी वहां नहीं थी। उसे कैसे मालूम कि चाबियां मेज पर पड़ी रहती हैं और देवगाम में गैरेज कहाँ है? हमने बताया था, ठाकुर बोले। विक्रम सिंह हवेली में कई दिन रहने वाला था। हमने उसकी सुविधा के लिए उसको इस प्रकार की सारी जानकारी दे दी थी। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने यही सोचा कि उसे कोई बहुत आवश्यक काम याद आ गया होगा और वह सुबह सवेरे बिना किसी को कुछ बताए चला गया होगा। शाम तक लौट आएगा। लेकिन पूरे 2 दिन हम उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। हम बेहद चिंतित हो उठे। जयपाल तो कहता था कि या तो विक्रम सिंह खुद हमारी गाड़ी ले उड़ा है और या फिर वह आदमी विक्रम सिंह था ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? सुनील बोला। अब तो नहीं हो सकता, जयपाल बोला, क्योंकि अब हमें अपनी गाड़ी मिल गई है। लेकिन उस समय तो इस बात की काफी संभावना दिखाई देती थी। चाचा जी ने तो आंखें खोने से पहले एक बार विक्रम सिंह को बंबई में देखा था और कोई उसे जानता नहीं था। 4 साल बाद जो आदमी हमारी हवेली में आया वह वास्तव में विक्रम सिंह था भी या नहीं, इसके बारे में क्या दावा किया जा सकता है? संभव है वह कोई चोर या ठग हो और स्वयं को विक्रम सिंह बताकर हवेली में आ धमका हो। रात को उसे हवेली में चुराने लायक और तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि चाचा जी आभूषण, सोना, धन वगैरह सब बैंक में रखते हैं, इसलिए वह एक कार ही ले उड़ा। लेकिन वह ठाकुर साहब की आर्ट गैलरी में से लाखों रुपए की तस्वीरें भी तो चुरा कर ले जा सकता था, सुनील बोला। तस्वीरें लाखों रुपए की जरूर थी, लेकिन एक मामूली चोर उसके लाखों रुपए हासिल कैसे कर सकता था? वह उन्हें बेचेगा कहाँ? ओल्ड पेंटिंग्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसकी आप बाजार में दुकान लगाकर बैठ जाएं और ग्राहक मिल जाएं। चोरी की ओल्ड पेंटिंग्स बेच पाने के लिए तो आदमी में बहुत तगड़ी काबिलियत की जरूरत होती है। संभव है उस आदमी में आपकी कहीं तगड़ी काबिलियत हो? नहीं थी। अगर होती तो वह मूर्खों की तरह लाखों रुपए की तस्वीरें छोड़कर एक एम्बेसडर कार ही लेकर न भागा होता। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बाद में कार मिल गई थी। हाँ, कार मिल गई थी, ठाकुर वार्तालाप का सूत्र फिर अपने हाथ में लेते हुए बोले। तीसरे दिन हमें पुलिस ने सूचना भिजवाई थी कि हमारी एम्बेसडर कार लावारिस सी राजनगर की महात्मा गांधी रोड पर खड़ी है। जयपाल जाकर कार वापस ले आया था। उसका ख्याल था कि शायद किसी कारणवश विक्रम सिंह ने, बशर्ते कि वह आदमी विक्रम सिंह ही था, हवेली में रहने का इरादा छोड़ दिया था और हम लोगों को बताए बिना चुपचाप वापस चला गया था। अगर वह आदमी चोर था तो फिर शायद पकड़े जाने के डर से कार सड़क पर छोड़ गया था, क्योंकि हवेली से उसे कोई नगद माल तो हासिल हो नहीं पाया था। लेकिन अगर वह आदमी विक्रम सिंह था तो ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके कारण वह यूं चुपचाप बिना बताए हवेली छोड़कर भाग निकला? सुनील ने प्रश्न किया। ठाकुर कई क्षण चुप रहे और फिर धीरे से बोले, हम तो इस बात में विश्वास नहीं करते, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी हवेली में भूतों का वास है। भूपत के यहाँ आने से पहले हमारे 1-2 नौकर भी इसी कारणवश नौकरी छोड़कर भाग गए थे। देवगाम में यह आम धारणा बन गई है कि हमारे खानदान के पूर्वजों की आत्माएं हवेली में चक्कर लगाती रहती हैं। वे हमें तो कुछ नहीं कहती, लेकिन नए लोगों को खूब दुखी करती हैं। आप भूतों में विश्वास करते हैं?
मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। ठाकुर बोले, वैसे भी मैं अंधा हूँ, भूत होते हैं या नहीं होते इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप? सुनील ने जयपाल से पूछा। मैं? जयपाल ने कई क्षण चुप रहने के बाद उत्तर दिया, पहले नहीं करता था, लेकिन अब करने लगे हैं आप? सुनील तनिक उपहासपूर्ण स्वर से बोला। हाँ, जयपाल कठिन स्वर में बोला। क्या देख लिया है आपने? छोटी छोटी कई बातें हुई हैं जिससे मुझे तो भूत प्रेतों से विश्वास होता जा रहा है। एक आध बात बताइए तो। वह सामने की तस्वीर देख रहे हैं आप? जयपाल एक तस्वीर की ओर संकेत करता हुआ बोला। सुनील ने जयपाल की बताई हुई तस्वीर की ओर देखा। वह एक घोड़े पर सवार राजपूत योद्धा की तस्वीर थी। योद्धा ने अपने भारी भरकम शरीर पर एक जंगी कवच धारण किया हुआ था। उसके बाएं हाथ में घोड़े की लगाम थी और दाएं हाथ में एक जंगी भाला था। देख रहा हूँ, सुनील बोला। यह चाचा जी के दादा राणा संग्राम सिंह की तस्वीर है। एक बार आधी रात के करीब, जानते हो मैंने क्या देखा? क्या देखा आपने? सुनील विनोदपूर्ण स्वर से बोला। देखते देखते ही राणा जी अपने घोड़े से कूद पड़ा और मेरी ओर बढ़ने लगे। भय के मारे मेरे नेत्र मुंद गए और मेरे मुंह से चीख निकल गई। कुछ क्षण बाद जब मैंने आंख खोलकर देखा तो राणा जी फिर पहले की तरह घोड़े पर विराजमान थे। मैं कांपता हुआ हॉल से बाहर निकल गया और हवेली की साइड में हवेली की सबसे ऊपर की मंजिल से भी लगभग 50 फुट ऊंचा उठा हुआ एक मीनार है, जिसके ऊपर यह बारादरी जैसा गुंबद बना हुआ है। किसी जमाने में वह वॉच टावर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। गुंबद के भीतर घुसने का दरवाजा तीसरी मंजिल की छत के पास है। दरवाजे पर बाहर से इतना बड़ा। जयपाल अपने दोनों हाथ फैलाकर ताले का आकार बताता हुआ बोला। ताला लगा हुआ है जो एक जमाने से कभी खोला नहीं गया है। कितनी बार उस गुंबद में मैंने सर्च लाइट की तरह रोशनी घूमती देखी है। कभी वह रोशनी घूमने लगती है, कभी जलते बुझने लगती है और कभी गायब हो जाती है। और आपने उस रोशनी को प्रेतलीला समझा? पहली बार नहीं, पहली बार मैं यही समझा कि ऊपर गुंबद में कोई है। मैं डरपोक आदमी नहीं हूँ मिस्टर सुनील, लेकिन सुपर ह्यूमन मामलों में मेरा भी हौसला जवाब देने लगता है। पहले मैं गुंबद की रोशनी का कारण कोई इंसान ही समझा था, इसलिए मैं बिना डरे चेक करने के लिए सीधा छत पर पहुंच गया था। मैं मीनार के द्वार के पास पहुंचा। द्वार बंद था और उस पर मन भर का मोर्चा लगा हुआ ताला झूल रहा था। मैंने ताले को खूब ठोक बजाकर देखा। ताला बंद था। ऊपर गुंबद में रोशनी रह रहकर अब भी जल उठती थी। मैं वापस नीचे गया और उस ताले की चाबी लेकर आया जो आर्ट गैलरी की एक अलमारी में रखी रहती थी और न जाने कितने सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। मैंने मीनार का ताला खोला और फिर मीनार की गोल सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंचा। ऊपर बारादरी खाली पड़ी थी। वहां किसी इंसान का तो क्या, चिड़िया का भी नामो निशान नहीं था। गुंबद तक पहुंचने का मीनार के बेस में बना दरवाजा ही अकेला रास्ता है जिसका ताला खोलकर मैं भीतर घुसा था। उसके अतिरिक्त मीनार तक पहुंचने का और कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। अब आप ही बताइए, वह रोशनी किस चीज की थी और कैसे दिखाई देती थी? फिर आपने क्या किया? फिर मेरा हौसला जवाब देने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि वह रोशनी भी हवेली में घूमने वाली आत्माओं की करामत थी, जिन पर पहले मैं विश्वास नहीं करता था। मैं उल्टे पांव वहां से भागा। नीचे आकर मैंने फिर से ताला लगाया और चाबी अपने स्थान पर पहुंचा दी। उसके बाद मैंने दोबारा कभी गुंबद में जाने का हौसला नहीं किया। आपने वह रोशनी फिर दोबारा कभी देखी? कई बार। अंधेरी रातों में तो वह रोशनी अक्सर दिखाई दे जाती है। अंधेरी रात तो आज भी है। मुमकिन है वह रोशनी आज भी दिखाई दे, जयपाल बोला और साथ ही उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। और कोई कहानी? आप इसे कहानी कहते हैं? जयपाल चिढ़कर बोला। आप यहाँ पर कुछ दिन रहकर देखिए और फिर बताइएगा कि मेरी बताई बातें आपको कहानियाँ लगती हैं या हकीकत। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, सुनील दृढ़ स्वर से बोला। कुछ दिन हवेली में रह जाइए, आप भूतों पर विश्वास करने लगेंगे। मुमकिन है। बहरहाल आप अपनी बात कहिए। जयपाल कुछ क्षण चुप रहे और फिर सोचता हुआ बोला। एक बार ग्राउंड फ्लोर के गलियारे में से गुजर रहा था
कि गलियारे में एक इंसानी हड्डियों का ढांचा अपनी ओर आता दिखाई दिया। मैं दहलकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया और फटी फटी आंखों से उस ढांचे को देखने लगा। मेरे देखते देखते ही वह ढांचा सफेद वस्त्रों से ढकी एक स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदरी में परिवर्तित हो गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसी क्षण वह सुंदरी भी गायब हो गई और उसके स्थान पर एक बड़ा सा स्याह काला लंगूर मुझे अपनी ओर बढ़ता दिखाई दिया। काले मुंह में से झांकती हुई उसकी लाल लाल आंखें गर्म शलाकाओं की तरह मेरी आंखों में घुसी जा रही थी। मेरे मुंह से एक और चीख निकली और फिर मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो भूपत मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। यह कब की बात है? ठाकुर जोरावर सिंह तीव्र स्वर से बोले। 7-8 महीने हो गए, जयपाल ने उत्तर दिया। और बातों की तरह यह बात तो तुमने हमें नहीं बताई। क्या क्या बताऊं चाचा जी, यहाँ तो हर चौथी रात को एक नया करिश्मा देखने को मिलता है। फिर भी आप यहाँ रह रहे हैं और ठाकुर साहब को यहाँ रहने दे रहे हैं, सुनील बोला। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, चाचा जी मेरी बात मानते नहीं, वे यहीं रहना चाहते हैं। भूपत नौकर है, उसे अच्छा वेतन मिलता है। वह कहता है चाहे मरूं या डर के मारे मर जाऊं, रहूंगा ठाकुर साहब के साथ ही। मैं कभी कभार आकर जो एक आधा रात यहाँ गुजार जाने का हौसला कर लेता हूँ। इसका कारण यह धारणा है कि हवेली के भूत प्रेत हवेली के मालिक का अनिष्ट नहीं करते। कोई और ऐसी ही रहस्य कथा सुनाइए। जयपाल चुप रहा। उसके चेहरे से नाराजगी के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। क्या हवेली में कोई लड़की भी रहती है? सुनील ने पूछा। नहीं। क्यों? ठाकुर बोले। अगर हवेली में कोई लड़की नहीं रहती तो फिर कम से कम एक भूत तो मैंने भी देखा है। क्या? ठाकुर और जयपाल दोनों एक साथ बोले। हवेली की जमीन के किनारे पहुंचने पर एक पानी में छुपी हुई नुकीली चट्टान से टकराकर मेरी नाव टूट गई थी और पानी में डूब गई थी। मैं भी लहरों के हाथों में बेबस हो गया था। मेरा सिर एक पत्थर से जा टकराया था और मेरी चेतना लुप्त होने लगी थी। इससे पहले कि बेहोशी की हालत में मैं समुद्र में डूबकर मर जाता, 2 हाथों ने मुझे थामकर किनारे पर खींच लिया था। और ठाकुर साहब, वे हाथ किसी औरत के थे। बाद में समुद्र के पानी से दूर एक चट्टान पर पड़े पड़े मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने एक खूबसूरत लड़की को अपने चेहरे पर झुके हुए देखा। जब तक मैं पूरी तरह होश में आया तब तक वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अगर आप कहते हैं कि हवेली में कोई लड़की नहीं है तो जरूर किसी भूत प्रेत ने ही मेरी जान बचाई है। जयपाल बड़े उलझनपूर्ण नेत्रों से सुनील का मुंह देखने लगा। ठाकुर साहब, सुनील बोला, भूतों का जिक्र छेड़ने से कहीं आपका मतलब यह तो नहीं था कि विक्रम सिंह ने रात को कोई भयानक प्रेत लीला देख ली और डर के मारे आप लोगों को बिना सूचित किए रात को ही या सवेरे यहाँ से भाग निकला? उसका कुछ अनिष्ट हुआ हो, इससे तो अच्छा यही है कि यही कहानी सच हो। आपको इस पर संदेह है? हम इसे एक संभावना के रूप में तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण विश्वास के साथ यह मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा ही हुआ है। अपने मन को समझाने के लिए विक्रम सिंह के गायब हो जाने के हम कई स्वाभाविक कारण सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने से एक संशय भरी आवाज उठती ही रहती है कि विक्रम सिंह के गायब हो जाने के पीछे कोई भारी रहस्य है, उसके साथ कोई असाधारण घटना घटी है। सुनील चुप रहा। हमने अपने मित्र चटर्जी से संपर्क स्थापित किया था। चटर्जी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था। उनके कथनानुसार अगर कोई विक्रम सिंह के गायब हो जाने के रहस्य का पर्दाफाश कर सकता है तो वह तुम हो। मैं विक्रम सिंह को तलाश करने की कोशिश करूंगा, सुनील बोला। अब आप मेरे 1-2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूछो। आपको मालूम है विक्रम सिंह राजनगर में कहाँ रहता है? राजनगर में उसका कोई पक्का पता तो है नहीं। अभी तो वह पेरिस से लौटा ही था। उसके अपने कथनानुसार अभी तक तो वह यह भी तय नहीं कर पाया था कि वह राजनगर में स्थायी रूप से रहेगा भी या नहीं। हमने तो उससे इंपीरियल होटल में संपर्क स्थापित किया था। विक्रम सिंह के गायब हो जाने के बाद आपने इंपीरियल होटल में पता किया था? वहाँ पता करने का सवाल ही नहीं था। विक्रम सिंह होटल छोड़कर ही हमारे यहाँ आया था। लेकिन फिर भी बाद में हमने इंपीरियल से और राजनगर के अन्य होटलों से भी पूछा था, लेकिन विक्रम सिंह कहीं नहीं पहुंचा था। संभव है
वह किसी अन्य नगर में चला गया हो। जब वह यहाँ आया था तो उसके पास कुछ सामान था। उसके पास एक सूटकेस था, एक बड़ा सा बैग था जिसमें उसका पेंटिंग का सामान था। वह सामान कहाँ गया? हवेली में उसके कमरे में नहीं है। हमारी धारणा है कि विक्रम सिंह के साथ ही उसका सामान भी चला गया है। विक्रम सिंह रात को हवेली के कौन से कमरे में सोया था? जयपाल, ठाकुर बोले। मैं आपको वह कमरा दिखा दूंगा, जयपाल जल्दी से बोला। सुनील कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए चुपचाप बैठा रहा और फिर बोला, फिलहाल इतना ही काफ़ी है ठाकुर साहब। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं जल्दी ही विक्रम सिंह के इस प्रकार रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो जाने का आपको कोई संतोषजनक उत्तर दे सकूं। जरूर बेटा, ठाकुर बोले। हमें तुमसे ऐसी ही आशा है। सुनील चुप रहा। सुनील के भोजन वगैरह का इंतजाम हो रहा है? ठाकुर ने जयपाल से पूछा। मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, जयपाल के बोलने से पहले ही सुनील बोल पड़ा। मैं देवगाम के होटल में भोजन करके आया था। कुछ कॉफ़ी वगैरह? जी नहीं, धन्यवाद। फिलहाल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक बताना, संकोच मत करना, ठाकुर स्नेह शक्ति स्वर से बोले। जी नहीं करूँगा, जयपाल तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा, ठाकुर उठते हुए बोले। अब सुबह मुलाकात होगी। जी हाँ, सुनील शिष्ट स्वर से बोला। जयपाल बड़ी तत्परता से उठा और उसने ठाकुर साहब की बांह थाम ली। ठाकुर साहब, एकाएक सुनील बोला। हाँ बेटे। ठाकुर साहब, अगर आपको असुविधा ना हो तो क्या आपका वह दुर्लभ चित्र संग्रह मैं भी देख सकता हूँ? आप क्या करेंगे उसे देखकर? जयपाल जल्दी से बोला। उस चित्र संग्रह के महत्व को तो वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें चित्रकला का ज्ञान हो। साधारण लोगों के लिए तो वे चित्र रंग बिरंगे धब्बे ही हैं। क्या आपको चित्रकला का ज्ञान है? मुझे चित्रकला का ज्ञान नहीं है, सुनील ने स्वीकार किया। फिर तो आपका उन चित्रों को देखना बेकार है। आपको वे चित्र ऐसे लगेंगे जैसे किसी शरारती बच्चे ने खामखा कैनवस पर रंग पोत दिए हों। जयपाल, ठाकुर कठोर स्वर से बोले। आई एम सॉरी चाचा जी, जयपाल बोला। लेकिन मैंने झूठ तो नहीं कहा है। साधारण आदमी को तो वे चित्र सत्य ही बड़े ऊल जलूल मालूम होते हैं। वे महान कलाकृतियां हैं, ठाकुर गर्वपूर्ण स्वर से बोले। उन्हें समझने के लिए ज़रूर होगी, जयपाल बोला। लेकिन सुनील साहब के लिए तो लाखों रुपए की कीमत की तो ऊल जलूल चीज़ को भी मैं एक नज़र देख लेने में कोई हर्ज नहीं मानता, सुनील गंभीर स्वर से बोला। तो ठीक है, जयपाल लापरवाही जाहिर करता हुआ बोला। कल किसी समय देख लीजिएगा। सुनील चुप रहा। चलिए चाचा जी, जयपाल बोला। ठाकुर जयपाल के सहारे चलने लगे। नमस्कार ठाकुर साहब, सुनील बोला। नमस्कार, ठाकुर बोले। सुनील साहब, जयपाल बोला, आप कुछ क्षण यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं चाचा जी को इनके कमरे में छोड़ कर आता हूँ। बेहतर, सुनील बोला। जयपाल ठाकुर की बांह थामे धीरे धीरे चलता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। सुनील धीरे से उठा और लापरवाही से चलता हुआ दीवार पर लगे राणा संग्राम सिंह के विशाल तैल चित्र के सामने आ खड़ा हुआ। फानुस के धुंधले प्रकाश में वह बड़े गौर से उस चित्र को देखने लगा। चित्र में उसे कोई असाधारण बात दिखाई नहीं दी। अगर अभी राणा संग्राम सिंह घोड़े से उतरकर मेरे सामने आ खड़े हों तो? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने आगे बढ़कर चित्र के फ्रेम का एक किनारा पकड़ा और दोनों हाथों से उसे एक ओर सरकाने का प्रयत्न करने लगा। चित्र बहुत भारी था, वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। सुनील वहां से हट गया और उस चित्र के आसपास लगे बाकी चित्रों को भी इसी प्रकार हिलाकर देखने लगा। सभी चित्र पहले चित्र की तरह ही अपने स्थान पर फिक्स थे। चित्रों के फ्रेम बहुत भारी थे और वे इस तरीके से दीवार के साथ ठोंके हुए थे कि उनका बिना विशेष उपकरणों के अपने स्थान से हिल पाना असंभव सा लगता था। सुनील संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ फिर राणा संग्राम सिंह के चित्र की ओर बढ़ गया। उसी क्षण हॉल का दरवाजा खुला और भूपत भीतर प्रविष्ट हुआ। आइए मालिक, वह आदरपूर्ण ढंग से झुकता हुआ सुनील से बोला। कहाँ? सुनील ने पूछा। अपने कमरे में, मैं आपका बिस्तर वगैरह तैयार कराया हूँ। ओह अच्छा अच्छा, जयपाल कहाँ है? वे भी आ रहे हैं। सुनील उसके साथ हो लिया।
हॉल से बाहर निकलकर भूपत ने द्वार बंद कर दिया। बाहर द्वार के पास फर्श पर लालटेन रखी थी। भूपत ने लालटेन उठा ली और गलियारे के एक ओर चल दिया। सुनील उसके पीछे हो लिया। उसी क्षण एक गलियारे के एक कमरे का द्वार खुला और उसमें से निकलकर जयपाल भी उनके साथ हो लिया। एक बात पूछूं सुनील साहब? कुछ कदम चल चुकने के बाद वह बोला। पूछिए। आपने अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि क्यों बताया था? क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था। आपने भी यह जाहिर नहीं किया था कि आप मुझे जानते हैं। अगर ठाकुर साहब ने आपको कुछ नहीं बताया था तो मैंने भी यही उचित समझा था कि मैं भी आपको यह न बताऊं कि वास्तव में मैं कौन हूं। बहरहाल आप इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर आप कौन हैं? मैं ब्लास्ट नाम के अखबार का रिपोर्टर हूँ। अच्छा, मैं तो आपको कोई सीआईडी का आदमी या प्राइवेट जासूस समझा था। सुनील चुप रहा। आप चाचा जी से आज पहली बार ही मिले हैं? जयपाल फिर बोला। हाँ, आपको बिना जाने ही चाचा जी आपके बारे में बड़ी ऊंची राय रखते हैं। कृपा है उनकी। वह खामखा तो किसी पर कृपा करने वाले आदमी नहीं हैं। आप अवश्य ही बड़े गुणी आदमी होंगे। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, सुनील सहज स्वर से बोला। ब्लास्ट में रिपोर्टर होने से पहले क्या आप पुलिस या सीआईडी में नौकरी कर चुके हैं? नहीं तो फिर चाचा जी इतने श्योर क्यों हैं कि आप विक्रम सिंह के गायब हो जाने के मामले में कुछ न कुछ कर ही दिखाएंगे? आप इस सवाल का जवाब अपने चाचा जी से ही पूछिए ना। चाचा जी अपने मामलों में किसी का दखल पसंद नहीं करते। तो फिर आप दखल मत दीजिए। जयपाल चुप हो गया। सुनील भी चुपचाप चलता रहा। वैसे आपका ख्याल क्या है? जयपाल फिर बोला। विक्रम सिंह कहाँ और क्यों गायब हो गया होगा? मैं दावे से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दिमाग में एक थ्योरी है जो आपके इन दोनों प्रश्नों का काफ़ी संतोषजनक उत्तर दे सकती है। क्या थ्योरी है आपकी? अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं अपनी थ्योरी की पुष्टि करने वाले कुछ तथ्य तलाश कर लूं। जयपाल फिर नहीं बोला। दोनों चुपचाप भूपत के पीछे चलते रहे। भूपत एक कमरे के सामने आकर रुक गया। वह द्वार खोलकर भीतर घुस गया। उसने मेज पर रखे एक क्षमादान में रोशनी कर दी। यह आपका कमरा है। जयपाल भीतर घुसने का कोई उपक्रम न करते हुए बोला। अच्छा, इस गलियारे के एकदम दूसरे सिरे पर मेरा और ठाकुर साहब का कमरा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बेहतर। और सुनील साहब, भगवान के लिए रात के अंधेरे में इस गलियारे के अलावा और कहीं आने जाने का प्रयत्न मत कीजिएगा। जयपाल चेतावनी भरे स्वर में बोला। क्यों? सुनील ने हैरानी से पूछा। यह हवेली किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। सारी इमारत में कुछ इस प्रकार की सिमिट्री है कि आप इसके एक ही ढंग के बने हुए गलियारे, राहदारियों और सीढ़ियों में भटककर कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। गलियारों की सीढ़ियों के स्थान पर इस प्रकार की ढलानें बनी हुई है कि आप अनजाने में ही एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और वास्तव में चलते चलते आपको यह भी पता नहीं लगेगा कि आप ऊंचाई पर जा रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, सुनील प्रभावित स्वर से बोला। इसके अतिरिक्त भी आपको हवेली की कई बातें परेशान कर सकती हैं। जैसे हवेली के रहस्यपूर्ण तहखाने, जिनमें से कईयों की जानकारी हमें भी नहीं है। आप अगर उनमें से किसी में फंस गए तो खुद वहां से मुश्किल से ही निकल पाएंगे और आप चिल्लाकर मर जाएंगे। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी। आपको हवेली के सारे रास्ते आते हैं जयपाल जी? एकाएक सुनील ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं भटकता नहीं हूँ। सच पूछिए तो सारे रास्ते तो खुद ठाकुर साहब को भी नहीं आते। अच्छा? जी हाँ जयपाल जी, मैंने देखा है आप हवेली की निचली मंजिल इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि हवेली में इतनी जगह है कि हमें निचली मंजिल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि इस मंजिल के कमरे ज़रा ज़्यादा अच्छी हालत में हैं और यहाँ सुख सुविधा के साधन भी ज़्यादा हैं। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ महीनों से हवेली की निचली मंजिल रहने के काबिल रही नहीं है। क्यों? हवेली के पिछले हिस्से का ढेर सारा भाग समय की मार न सह पाने के कारण ढह गया है। हवेली के पिछले भाग की ओर खाली जमीन नहीं है और वहां पर
हवेली की ओर 4 दीवारी की दीवारें एक दूसरे के एकदम साथ सटी हुई हैं। उस हिस्से के साथ समुद्र की लहरें टकराती रहती हैं। पिछला भाग ढह जाने के कारण कभी कभी जब समुद्र में जोर का ज्वार उठता है तो पानी हवेली के टूटे हुए भाग से उछलकर एकदम हवेली में आ घुसता है और निचली मंजिल के गलियारों और कमरों तक पहुंच जाता है। पानी तो बाद में निकल जाता है, लेकिन निचली मंजिल में से सीलन नहीं जाती, इसलिए हमने नीचे का भाग इस्तेमाल में लाना ही बंद कर दिया है। और फिर देखा जाए तो फर्क क्या पड़ता है। इसी मंजिल पर 35 कमरे हैं। सारी हवेली में लगभग 120 कमरे हैं, जिनमें से चाचा जी केवल 7-8 कमरे ही इस्तेमाल करते हैं। इतनी पुरानी हवेली है। समुद्र का पानी पिछले टूटे हुए भाग से इसके साथ टकराता है। आप लोग यहाँ रहते खतरा महसूस नहीं करते? सुनील ने पूछा। कैसा खतरा? किसी दिन सारी हवेली ही न ढह जाए और? सुनील ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा, जयपाल विश्वासपूर्ण स्वर से बोला। हवेली पुरानी जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो हिस्सा गिरा था वह बाकी हवेली के मुकाबले में कमजोर था। सुनील साहब, हवेली की कमरों वगैरह की दीवारें कई स्थानों पर तो 5-5 फुट चौड़ी हैं और 2.5-3 फुट से कम चौड़ी दीवार तो कहीं भी नहीं है। और फिर दीवारों पर उड़द की दाल, कौड़ियों और चूना मिलाकर बनाया गया जो पलस्तर हुआ है, वह आज भी उतना ही मजबूत और चमकीला है जितना आज से 400 साल पहले था। उड़द की दाल, कौड़ियाँ और चूने का पलस्तर? सुनील हैरानी से बोला। जी हाँ, सीमेंट का आविष्कार हुए तो 70-80 साल ही हुए हैं। पहले तो इमारतों में यह पलस्तर इस्तेमाल किया जाता था। सीमेंट तो इस पलस्तर के मुकाबले में मिट्टी का फुसफुसा ढेर मालूम होता है। सुनील चुप रहा। अब आप आराम कीजिए, जयपाल उसकी ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला। गुड नाइट। गुड नाइट, जयपाल बोला। नमस्ते मालिक, भूपत बोला। नमस्ते। भीतर से दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना मालिक। क्या भूत दरवाजे बंद कर लेने से रुक जाते हैं? सुनील उपहासपूर्ण स्वर से बोला। भूत तो शायद बंद दरवाजे से नहीं रुकते, लेकिन बंद दरवाजों से मन में थोड़ी बहुत सुरक्षा की भावना तो हो ही जाती है। ऑल राइट सर, सुनील बोला। मैं दरवाजा भीतर से अच्छी तरह बंद कर लूँगा। जी हाँ, हवा के लिए आप एक आध खिड़की खुली रख छोड़िएगा, लेकिन अगर खिड़की में से भूत घुस आए तो? आप तो मजाक कर रहे हैं, भूपत जरा टूटे स्वर से बोला। आई एम सॉरी, सुनील बोला। आई डिड नॉट मीन एनी ऑफेंस। जयपाल कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप भूपत के साथ गलियारे में चल दिया। सुनील कुछ क्षण उन्हें जाता देखता रहा, फिर वह अपने कमरे में घुस गया। उसने द्वार को बड़ी मजबूती से भीतर से बंद कर लिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।